जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाई राहुल सर पीसीबी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के सेंटअप एग्जामिनेशन पेपर के बारे में। जो 80 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में आते हैं, जो आपका हाल ही में स्कूल में आपका जो परीक्षा हुआ, जो आपका एग्जाम हुआ, उसके प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे हम लोग। और सबका एक एक करके सीरियल वाइज प्रश्न और उसका उत्तर दोनों एक साथ कवर करेंगे। तो सेंटअप एग्जामिनेशन का जितना भी प्रश्न होता है, इसमें से 10 से 15% क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए ये सब के सब 80 के 80 क्वेश्चन आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, ताकि परीक्षा में आपको किसी भी तरह का समस्या न आए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है आपका, प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है? मतलब कि प्रकाश का जो परावर्तन है उसके नियमों की संख्या कितनी है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, मतलब कि बी। प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ऑप्शन आपका दिया है कांच में, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी में, तीसरा वायु में और चौथा शून्य या निर्वात में। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य या निर्वात में। मतलब कि प्रकाश का जो चाल होता है, प्रकाश का जो वेग होता है, वो सबसे अधिक निर्वात में होता है, शून्य में होता है। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसलिए ये आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, दूसरा का डी। तीसरा प्रश्न दिया है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है वो किसके द्वारा हो सकता है, किस उपकरण के द्वारा हो सकता है? ऑप्शन दिया है दर्पण से, कांच से, प्रिज्म से, कांच की सिल्लियों से। तो आंसर आपका हो जाएगा प्रिज्म से, मतलब कि सी। तीसरा का हो जाएगा सी। प्रिज्म जो है ये प्रकाश के, सूर्य के जो प्रकाश है, इसको 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रिज्म हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है सी नंबर। तो चौथा प्रश्न आपका है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मतलब कि वह आंख जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोष न हो, कोई भी प्रकार का रोग न हो, उस आंख के लिए न्यूनतम दूरी, साफ साफ देखने की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होती है? ऑप्शन में है 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 25 मीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 25 सेंटीमीटर। 4 का ए, 25 सेंटीमीटर ऑप्शन हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो प्रिज्म किसको कहते हैं? प्रिज्म होता है 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो कितना हुआ? 2 त्रिभुजाकार, त्रिभुज कितना हुआ? 2 हुआ, और 3 आयताकार, आयत कितना हुआ? 3 हुआ। तो 3 हो गया आयत और 2 हो गया त्रिभुज। तो प्रिज्म जो होता है ये 5 सतहों से घिरा होता है। आपका ऑप्शन दिया है 5, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा 5, जो ए नंबर पे है। 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? मैंने उस दर्पण का नाम बताना है जिसके द्वारा हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, जो बी नंबर पे है। उत्तल दर्पण से हमेशा
छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनता है। 7वां प्रश्न है, विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है? विद्युत विभव जो है ये किस प्रकार की राशि है? ऑप्शन में है अदिश राशि, सदिश राशि, अदिश और सदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत विभव जो है ये है अदिश राशि, जो ऑप्शन ए पे है। 7वां का ए हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं उसमें किस प्रकार का दर्पण लगाया जाता है पीछे देखने के लिए? तो आपका ऑप्शन दिया है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और प्रिज्म। तो आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, जो ए नंबर पे है। 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किस ओर मुड़ जाती है? क्वेश्चन क्या दिया है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ती है? तो आपको नोट में पढ़ाते पीरियड हम बताए थे कि जब कोई भी प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और इसके उल्टा बताए थे कि जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो आपका ऑप्शन दिया है अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से निकट आती है, अभिलंब के समानांतर जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, अभिलंब के निकट आती है। 9 का बी। 10वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन में है टेस्ला, वेबर, एम्पियर और फैराडे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टेस्ला। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का जो SI मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है, इसका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है। ऑप्शन दिया है R1 प्लस R2, दूसरा ऑप्शन है R1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2, तीसरा ऑप्शन है R1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2, चौथा ऑप्शन है R1 माइनस R2। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 11 का सी हो जाएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जूल प्रति कूलाम कहा जाता है, माने जूल प्रति कूलाम किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ओम, तीसरा एम्पियर और चौथा वाट। तो आपका आंसर हो जाएगा वोल्ट, जो ए नंबर पे है। 12 का ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष का जो व्यक्ति होता है उसका जो आंख है वो किस प्रकार के वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? पहला ऑप्शन है निकट की वस्तुओं को, दूसरा ऑप्शन दूर की वस्तुओं को, तीसरा केवल छोटी छोटी वस्तुओं को, चौथा केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। तो दृष्टि दोष जो है इसको हम लोग पढ़े थे कि जिस व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वो दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, लेकिन जिसके नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वो निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, दूर की वस्तु को साफ साफ वो देख पाएगा। 13 का बी। 14 नंबर प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह किस प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, दूसरा ऑप्शन है 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, तीसरा ऑप्शन है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा और चौथा ऑप्शन है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो हमारे घरों में जो लाइट आती है, जो बिजली आती है, वो होता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है,
लघुपथन के समय विद्युत का मान, माने लघुपथन जब होता है, लघुपथन का अर्थ होता है शॉर्ट सर्किट। तो कहीं भी जब शॉर्ट सर्किट होता है, जब दो तार आपस में संपर्क में आते हैं तो धारा का मान बढ़ जाता है, जिससे घर में आग लग जाते हैं, दुकान में आग लग जाते हैं। जहां भी शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, धारा का मान बढ़ जाएगा, जिससे आग लगने की संभावना ज्यादा होगी और फ्रिज, टीवी, कूलर, फ्रिज ये सब क्या होंगे, जल जाएंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, धारा का जो मान है वो बहुत अधिक हो जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 का सी। 16 नंबर प्रश्न है, बिजली का सुचालक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बिजली का सुचालक कौन है। सुचालक का अर्थ होता है जो विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सके, और कुचालक का अर्थ होता है जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं लेके जा सके। ऑप्शन दिया है शुष्क वायु माने सूखा हुआ हवा, दूसरा है कागज, और तीसरा मिट्टी का तेल, और चौथा ग्रेफाइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे, जो छोटे बच्चों जो पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल का जो नोक होता है जिससे लिखा जाता है काला कलर का, वही क्या है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट से बना होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो विद्युत का सुचालक होता है। बाकी सब क्या हो जाएगा, कुचालक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 16 का हो जाएगा डी, 16 का डी हो जाएगा। 17 नंबर दिया है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो आपको पीएच स्केल पढ़ाते समय हम बताए थे कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह विलयन अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है, और जिसका पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है वो क्षारीय होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन दिया है 7 से कम, दूसरा है 7 से अधिक, तीसरा 7 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है और 14 से कम होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सत्रह का बी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। माने कुछ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें विजातीय यौगिक कौन है। एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। तो सजातीय का अर्थ क्या होता है, जो इसका गुण एक समान हो, जो एक ही जात के हो, उसको सजातीय बोलेंगे। और विजातीय किसको कहेंगे, जिसका गुण अलग हो, जो दूसरे जाति का हो। ऑप्शन सुनिए, पहला दिया है चूना पत्थर, दूसरा खड़िया, तीसरा संगमरमर और चौथा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप लोगों को सूत्र लिखवाते समय हम ये बताए थे कि खड़िया, चूना पत्थर और संगमरमर, इन तीनों का सूत्र होता है CaCO3। इन तीनों का सूत्र क्या होता है, CaCO3। तो ये तीनों तो एक ही हो गया। और चौथा ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 into 1/2H2O। तो बाकी तीनों का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 into 1/2H2O होता है। तो इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा, विजातीय यौगिक होगा। और ऑप्शन में क्या दिया है, डी नंबर पे दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 18 का डी। 19 नंबर प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा कहिए चाहे खाने वाला सोडा कहिए, ये अपने यहाँ मार्केट में हाइड्रा के नाम से आता है, जो जलेबी बनाने के लिए उसमें डाला जाता है, खास्ता बनाने के लिए, तो वो होता है बेकिंग सोडा। तो इसका सूत्र होता है, ऑप्शन दिया है NaHCO3, दूसरा है NaOH, तीसरा Na2CO3 और चौथा KOH। तो इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, NaHCO3 उसका सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए। 19 का ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं। ऑप्शन सुनिए, CH4, C2H6, C3H4, C3H8। तो आंसर क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, जो डी नंबर पे है। 20 का डी हो जाएगा।
21 नंबर क्वेश्चन है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? पहला ऑप्शन है एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन और चौथा एथाइल। तो ऑप्शन हो जाएगा ए एल्केन। 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, 1। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी मतलब कि 4। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4 होती है और आपके 3 नंबर ऑप्शन पे है तो सी हो जाएगा। 22 का सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? अम्ल राज जो होता है वो HCl और HNO3 के मिश्रण से बनता है। इसको एक्वा रेजिया भी बोलते हैं। तो एक्वा रेजिया का जो HCl और HNO3 का अनुपात होता है वो कितना होता है? ऑप्शन दिया है 3:1, 1:3, 2:2, 1:2। तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 1:3 जो बी नंबर पे है। 23 का बी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है हमारा शरीर पीएच मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है? हमारा जो शरीर है वो कितना पीएच मान के अंडर में रहेगा तो बढ़िया से काम करेगा? ऑप्शन दिया है 2 से 3, 5 से 7, 7.0 से 7.8, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा 7.0 से 7.8। क्योंकि जब ज्यादा अम्ल की मात्रा हो जाएगी तब भी शरीर के लिए नुकसान है और कम हो जाएगी तब भी नुकसान है। तो इसलिए मेंटेन में रहेगा, उदासीन के लेवल में रहेगा, 7.0 से 7.8 के बीच रहेगा तो हमारा शरीर ठीक ठीक काम करेगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 24 के सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन दिया है ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्रोमीन जो होता है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? 25 का ए सही हो जाएगा, ब्रोमीन। 26 नंबर प्रश्न है एसिटिल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है? एसिटिल्डिहाइड जो ग्रुप है उसका आईयूपीएसी नाम क्या है? पहला ऑप्शन है इथेनॉन, दूसरा ऑप्शन है एथेनॉल, तीसरा एथेनॉल और चौथा एथेन। तो आपका आंसर हो जाएगा एथेनॉल जो बी नंबर पे है। 26 के बी सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है धातुओं को वेल्डिंग करने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? पहला ऑप्शन है एथेन, दूसरा मेथेन, तीसरा एथाइन और चौथा जो ऑप्शन है ये एथिलीन दिया है। तो एथिलीन जो है ये नहीं होगा। धातुओं को जोड़ने में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन धातुओं को वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो आप एसिटिलीन को सही लगा लेंगे, अभी इस ऑप्शन में नहीं है तो 27 का छोड़ देते हैं। 28 नंबर मिस्टेक से एसिटिलीन की जगह एथिलीन हो गया है। एथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन है, ये इसमें नहीं होगा। एथेन नहीं होगा, मेथेन भी नहीं होगा, एथाइन भी नहीं होगा। अगर हम बात करें एक ईंधन का तो मीथेन हो सकता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेल्डिंग के रूप में, माने दो धातुओं को जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग किया जाता है तो वेल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग होगा? तो इसमें एथिलीन दिया है, एथिलीन नहीं होगा, एसिटिलीन होगा। काहे कि एसिटिलीन जो होता है एसिटिलीन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसों के मदद से ही वेल्डिंग किया जाता है। 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने त्रियक नियम दिया था? तो त्रियक नियम ऑप्शन दिया है न्यूलैंड्स ने, दूसरा रदरफोर्ड ने, तीसरा डोब्रेनर ने और चौथा डाल्टन ने। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डोब्रेनर जो सी नंबर पे है।
28 का सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? मेंडलीव का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया है 7, 8, 9, 10। तो आवर्तों की संख्या अगर पूछेगा तो 7 हो जाएगी, वर्गों की संख्या पूछेगा तो 18 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 7। 29 का ए हो जाएगा 7, वर्ग पूछेगा तो 18। 30 नंबर प्रश्न है, कोयला तथा पेट्रोलियम है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? ऑप्शन दिया है जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय ईंधन, नाभिकीय ईंधन, बायो ईंधन, बायोगैस ईंधन। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए जीवाश्म ईंधन। कोयला और पेट्रोलियम जो है ये प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन है, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। 30 का ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है कि जो संसाधन ईश्वर द्वारा निर्मित है, ईश्वर द्वारा बनाया गया है, उसको प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। ऑप्शन दिया है वायु, जल, मृदा, इनमें से सभी। तो वायु भी ईश्वर द्वारा बनाया गया है, मृदा मतलब मिट्टी भी ईश्वर द्वारा बनाया गया है, जल भी बनाया गया है, और चौथा ऑप्शन दिया है इसमें सभी। तो इनमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। 31 का डी सही हो जाएगा, डी। 31 का डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम जो धातु है इसका परमाणु संख्या कितना होता है? ऑप्शन दिया है 20, 15, 17, 18। तो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 20। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32 का ए। 33 नंबर क्वेश्चन दिया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जितने भी स्वपोषी पोषण होते हैं उनके लिए कौन कौन चीज आवश्यक है? पहला ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल, दूसरा CO2 तथा जल, तीसरा सूर्य प्रकाश, और चौथा इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। काहे कि प्रकाश संश्लेषण में इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 33 के डी। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? ऑप्शन दिया है, उसमें पूछा रहा है कि कौन अपघटक है। अपघटक का मतलब डीकंपोजर, माने जो सड़े गले चीजों को खा के खत्म कर देते हैं। ऑप्शन दिया है गोल कृमि, बैक्टीरिया, शैवाल, अमरबेल। तो इसमें हो जाएगा बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु जो होते हैं ये अपघटक का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 34 का बी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण बताना है आपको। पहला ऑप्शन है पपीता, दूसरा सरसों, तीसरा अड़हुल, चौथा इनमें से कोई नहीं। पपीता और तरबूज ऐसा फल है जो एकलिंगी होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या दिया है? ए नंबर पे दिया है पपीता, तरबूज नहीं दिया है। अगर तरबूज देता तो वो भी हो जाता, लेकिन ऑप्शन में क्या है? पपीता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 35 का ए सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मेंडल जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मटर के पौधे को चुना था। ऑप्शन सुनिए, पहला दिया है चना, दूसरा सेम, तीसरा मटर, इनमें से सभी। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, मटर। 36 के सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? जितने भी सजीव प्राणी हैं, जो जीव हैं, वे किस क्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो प्रजनन क्रिया द्वारा, चाहे जनन क्रिया द्वारा। जब उनमें रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी तो अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे, नए जीव की उत्पत्ति करेंगे। ऑप्शन दिया है प्रचलन, जनन, श्वसन, पोषण। तो इसमें जनन दिया है, प्रजनन या जनन दोनों एक ही बात है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 37 का बी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं?
पढ़ाते पीरियड आपको नोट में लिखवाए थे कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयन करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो निषेचन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन दिया है परागण, किण्वन, अंकुरण, निषेचन। तो आंसर डी सही हो जाएगा। 38 का डी सही हो जाएगा, निषेचन। 39 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रीकेसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है। 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि स्त्रीकेसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है। तो पौधों में जो पुष्प होते हैं तो उसका जो स्त्री वाला भाग है उसको स्त्रीकेसर बोलते हैं, और पुरुष वाला जो भाग है, मेल वाला भाग है, उसको पुंकेसर बोलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्त्रीकेसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया है वर्तिकाग्र, दूसरा ऑप्शन है पुष्पासन, तीसरा वर्तिका और चौथा अंडाशय। तो अंडाशय हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 का डी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है। रक्त समूह कौन सा है। रक्त समूह होते हैं 4। पहला होता है ए, दूसरा बी और तीसरा ए बी और चौथा ओ। तो इन चारों में से कौन सा रक्त समूह है जो किसी भी समूह से रक्त को ले सकता है। ऑप्शन सुनिए, पहला दिया है ए बी, दूसरा दिया है ओ, तीसरा ए और चौथा बी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी। 40 का ए बी हो जाएगा। ए बी क्यों होगा, क्योंकि ए बी जो ब्लड ग्रुप है ये किसी से भी रक्त ले सकता है, और ओ जो होता है ये किसी को दे सकता है। ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को भी रक्त दे सकता है, और ए बी जो है किसी से रक्त ले सकता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल का प्रथम नियम क्या है। मेंडल जो है उनका प्रथम नियम क्या है। पहला ऑप्शन दिया है मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा प्राकृतिक चयन का नियम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो मेंडल का प्रथम नियम था उसको हम लोग बोलते हैं प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का जो नियम है इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 41 का डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन सुनिए, अमीबा, दूसरा हाइड्रा, तीसरा एस्पाइरोगाइरा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा में जो है ये इसमें पुनरुद्भवन क्रिया के द्वारा जनन की क्रिया होती है, किसी भी अंग के टूटने से नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो वो जीव कौन सा है, हाइड्रा हो जाएगा, जो ऑप्शन बी पर है। 42 का बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है। एबॉर्शन जो होता है, गर्भपात जो होता है, उसका सुरक्षित अवधि कितना होता है। पहला ऑप्शन दिया है 4 माह के भीतर, दूसरा 6 माह के भीतर, तीसरा 3 माह के भीतर, चौथा 5 माह के भीतर। जितना कम भ्रूण का विकास हुआ होगा उतना ही बेटर है। तो गर्भपात के लिए 3 महीना से कम जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, जो सी नंबर पे है। 43 का सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन दिया है, भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है। चाहे आप भाग रहे हो चाहे दौड़ रहे हो, उस समय हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन है जो सक्रिय हो जाता है। ऑप्शन सुनिए, थायरॉक्सिन, दूसरा एड्रेनालिन, तीसरा इंसुलिन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जब हम भागते हैं या जब हमें घबराहट जैसी अनुभव होती है, किसी चीज को देख के जब हम डर जाते हैं, तो हमारे शरीर में एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव होता है, और वो जब रक्त में प्रवेश करता है, रक्त से मिलता है, तो हमारे हृदय की जो धड़कन है वो तेज हो जाती है और हमें घबराहट होने लगती है। तो क्वेश्चन में दिया है कि चाहे हम भाग रहे हो और चाहे दौड़ रहे हो तो कौन सा हार्मोन सक्रिय होगा। तो आंसर हो जाएगा बी, एड्रेनालिन हार्मोन। 44 का बी हो जाएगा।
45 नंबर क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? आपको पढ़ाते पीरियड में नोट में बताए थे ये बात। और मास्टर ग्रंथि जो होती है ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने अंडर में अनेकों ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को कौन सा ग्रंथि कहेंगे? मास्टर ग्रंथि कहेंगे। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहिए चाहे पीयूष ग्रंथि कहिए, दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन दिया है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है थायराइड ग्रंथि, दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा एड्रीनल, चौथा यकृत। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पिट्यूटरी। 45 का बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का अर्थ होता है, पादप का मतलब पेड़ पौधा, हार्मोन का मतलब रासायनिक पदार्थ जो पौधों में होता है और जंतुओं में भी होता है, नियंत्रण और समन्वय का काम करता है। तो पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन का नाम बताना है। तो पौधों में अनेकों तरह के हार्मोन होते हैं, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, ये सब पौधा का हार्मोन है। तो ऑप्शन दिया है ऑक्सिन, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑक्सिन। 46 का ए सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? हम लोग के जो मुंह में लार बनता है उस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा टाइलिन, तीसरा ट्रिप्सिन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो इस ऑप्शन में बी नंबर पे है। सैतालीस के बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है? तो पहला दिया है लंबा, दूसरा उजला फूल, तीसरा बौना और चौथा सिकुड़ा हुआ बीज। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, लंबा, क्योंकि टॉल जो होता है लंबा उन्होंने बताया था अपने प्रभावी। 47 48 नंबर 48 का ए हो जाएगा, लंबा। 49 नंबर क्वेश्चन है, लेंस सूत्र है। आपको बताया गया है, लेंस सूत्र भी बताया गया है, दर्पण सूत्र भी बताया गया है। 1/v + 1/u = 1/f, ये क्या हो जाएगा? दर्पण सूत्र हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेंस सूत्र कौन सा है, तो इसके जस्ट प्लस की जगह माइनस कर दीजिए। 1/v - 1/u = 1/f। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1/v - 1/u = 1/f। 49 का बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। माने द्विअवतल लेंस जो है इसको और क्या कहा जाता है? द्विअवतल लेंस का अर्थ यह हुआ कि दोनों साइड से अवतल का गुण होना चाहिए, दोनों साइड से अवतल हो तो क्या होता है? अवतल लेंस होगा, द्विअवतल लेंस होगा। ऑप्शन दिया है अपसारी, दूसरा अभिसारी, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से सभी। तो आपको नोट में पढ़ाते पीरियड हम ये बताए थे कि अवतल लेंस को हम लोग अपसारी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। अब आपको बताया गया था पढ़ाते पीरियड नोट में। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, अवतल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। 50 का ए। 51 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ये क्वेश्चन भी आपको नोट में पढ़ाया जा चुका है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक इसी तरह से दर्पण में भी बताया गया है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, धनात्मक। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है, जो ऑप्शन ए पर है। 51 का ए सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? आपको पहला क्वेश्चन भी यही किया गया था कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ठीक वही यहां पे भी पूछा जाए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो परावर्तन के 2 नियम हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। ऑप्शन दिया है 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, सी सही हो जाएगा। 52 का सी।
53 नंबर क्वेश्चन है, कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? माने कौन ऐसा रंग है जो खतरे के सिग्नल के लिए उपयोग होता है? तो सबको पता है कि लाल रंग खतरे का सिग्नल होता है, काहे कि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, वो बहुत दूर से ही दिखने लगता है तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के कारण। तो इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है नीला, दूसरा हरा, तीसरा नीला, चौथा पीला। तो 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, लाल। 54 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतमय तार सामान्यतः होता है, माने किस रंग का होता है? जीवित तार कहिए चाहे आम भाषा में गरम तार कहिए, वो किस रंग का होता है? तो सब लोग जानते हैं कि गरम वाला जो तार होता है प्लस वाला वो लाल कलर का होता है, और जो ऋणात्मक वाला होता है माइनस होता है वो काला कलर का होता है। तो गरम तार जो होता है, जीवित तार जो होता है वो लाल कलर का होता है। ऑप्शन दिया है काला रंग का, दूसरा दिया है लाल रंग का, तीसरा हरा रंग का और चौथा हल्के रंग का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाल रंग का। जीवित तार जो होता है, लाइव वायर जो होता है वो किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। बी सही हो जाएगा। 54 का बी सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन सुनिए, पहला यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तीसरा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चौथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, लेकिन जेनरेटर इसके उल्टा काम करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन क्वेश्चन क्या किया गया है? क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर पूछा गया है, तो ये क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। 55 का बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 56 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, माने चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक की प्रवृत्ति पर, तीसरा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चौथा इनमें सभी पर। तो आपको पढ़ाते पीरियड ही क्वेश्चन बताया जा चुका है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चालक का जो प्रतिरोध होता है इस सब पे निर्भर करता है। 55 56 का कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 6.25 गुणे 10 के पावर 18। इसका आंसर हो जाएगा ए, 57 का ए। 58 नंबर क्वेश्चन है, कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन दिया है लोहे का छड़, दूसरा स्टील का छड़, तीसरा कैडमियम का छड़ और चौथा एल्युमिनियम का छड़। तो आंसर दे देंगे स्टील का छड़ जो बी नंबर पे है, 58 के बी। अब स्टील के छड़ का काहे उपयोग किया जाएगा? बाकी जो ऑप्शन दिया है ये तीनों के तीनों धातु हैं, लेकिन स्टील जो है ये धातु नहीं है, ये मिश्र धातु है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? पहला ऑप्शन जर्मनी, दूसरा डेनमार्क, तीसरा भारत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क जो बी नंबर पे है, 59 के बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन का मतलब होता है, एक होता है संयोजन या संश्लेषण, उसमें पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, और दूसरा होता है वियोजन या अपघटन, तब उसमें पदार्थ क्या होंगे? अलग अलग टूटेंगे। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 2KClO3 एरो 2KCl + 3O2, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, 60 का ए सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफार्म का अणुसूत्र क्या है? तो क्लोरोफार्म का जो अणुसूत्र होता है CHCl3 होता है, CHCl3।
सी नंबर पे है, 61 का सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण का मतलब होता है नमक ना, तो जो नमकीन लगता है उसको हम लोग लवण बोलते हैं। पहला ऑप्शन सुनिए, NaCl, दूसरा HCl, तीसरा KOH, चौथा NaOH। तो बाकी ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से HCl अम्ल है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, भस्म है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी भस्म है। लेकिन पहला ऑप्शन NaCl ये क्या है? नमक, लवण है। सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 62 का ए, 62 का ए हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? अभी पीछे हम लोग पढ़े थे कैल्शियम का परमाणु संख्या, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 था। अब पूछा जा रहा है लोहे की परमाणु संख्या। पहला ऑप्शन 26, 25, 23, 24। तो लोहा का परमाणु संख्या होता है 26 जो ए नंबर पे है, 63 का ए हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? मैंने आपको बताना है कि कौन ऐसा धातु है जिसको चाकू से हम लोग आराम से काट सकते हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा लोहा, तीसरा तांबा, चौथा चांदी। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा सोडियम। सोडियम बहुत ही मुलायम होता है, इसको आराम से हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ए, 64 का ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों किसका होता है? लोहा का होता है। एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। जिंक का होता है जिंक ब्लेड, जिंकाइट और कैलेमाइन। तो ऑप्शन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है। पहला ऑप्शन दिया है कैल्शियम, दूसरा लोहा, तीसरा सोडियम और चौथा Al माने एल्युमिनियम। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, Fe लोहा। 65 का बी सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। आपको ये भी क्वेश्चन बताया जा चुका है, नोट में लिखवाए थे, फेयर बनवाते पीरियड में नोट में लिखवाए थे कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, लेकिन अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो आपका क्वेश्चन दिया है धातु के ऑक्साइड होते हैं, पहला ऑप्शन दिया है क्षारीय, दूसरा अम्लीय, तीसरा उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी अम्लीय। कितना नंबर क्वेश्चन है? 66 नंबर, 66 का बी हो जाएगा, अम्लीय। 67 नंबर क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, माने एक ऐसे हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, उस चारों में से जो सरलतम है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिला हुआ जो यौगिक होता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन आपका दिया है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो सबसे सिंपल जो होता है, सबसे साधारण, जिसमें कार्बन का संख्या एकदम कम होता है, तो हो जाएगा मीथेन। CH4 कार्बन एगो, हाइड्रोजन 4 गो। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका मीथेन, ए हो जाएगा, 67 का ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन दिया है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन दिया है सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, 68 का बी सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, रबर एक बहुलक है। रबर जो है वो किसका बहुलक है? पहला ऑप्शन है एथिलीन का, दूसरा प्रोपीन का, तीसरा एसिटिलीन का, चौथा आइसोप्रीन का। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी आइसोप्रीन का, 69 का डी। 70 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के अपरूप हैं। तो कार्बन का कौन सा अपरूप है? ऑप्शन सुनिए, पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलेरिन और चौथा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा, काहे कि हीरा भी कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, फुलेरिन भी कार्बन का अपरूप है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, जो डी नंबर पे है, 70 के
डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन दिया है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, माने मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन दिया है 22, दूसरा 23, तीसरा 46, चौथा 48। तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए देखिए, इसमें 23 भी दिया है और 23 भी दिया है और 46 भी दिया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़ा बोलेंगे, 23 जोड़े। संख्या में पूछा जाए तो 46 बताएंगे। तो इसमें 46 भी है और 23 भी है, लेकिन 23 जोड़ा नहीं है। तो जोड़ा नहीं है तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? 46 हो जाएगा, जो सी नंबर पे है। 71 का सी, 71 का सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग का मतलब होता है हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाला अंग कौन सा है? पहला ऑप्शन है अग्नाशय, दूसरा वृक्क, तीसरा आंख और चौथा नाक। तो हमारे शरीर में कचड़ों को निकालने का काम, अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का काम जो है वो किडनी करता है। तो किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं। वृक्क है बी नंबर पे, 2 नंबर पे वृक्क है। तो 72 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 का बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन आपको नोट में लिखवा चुके हैं। तो वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है मूत्रवाहिनी, दूसरा नेफ्रॉन, तीसरा ग्लोमेरुलस और चौथा जाइलम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नेफ्रॉन। 73 का बी। 74 नंबर क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, माने कौन सा अंग है, कौन सा पाचन से रिलेटेड जो अंग है उसमें पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है, पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है? ऑप्शन सुनिए, बड़ी आंत में, अग्नाशय में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। तो पाचन की जो क्रिया होती है वो छोटी आंत में पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद से रेक्टम में जाता है और रेक्टम में अपशिष्ट पदार्थ संचित रहता है, जिसको मल के रूप में शरीर से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन पचाने की जो क्रिया है वो कहाँ खत्म होती है? छोटी आंत में खत्म होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छोटी आंत। 74 का सी। 75 नंबर क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप कहलाता है। उच्च रक्तचाप का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। यह आपको बताया जा चुका है, हाई ब्लड प्रेशर। तो जब हाई ब्लड प्रेशर होता है, उच्च रक्तचाप होता है, हाई बीपी जब होता है, बीपी जब बढ़ जाता है, तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। उस पोजीशन को क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन। ऑप्शन दिया है हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हृदयाघात, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हाइपरटेंशन, ए। 75 का ए सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, एंड्रोजन है। एंड्रोजन माने जो है वो किस प्रकार का हार्मोन है, किस में पाया जाने वाला हार्मोन है? पहला ऑप्शन है नर हार्मोन, दूसरा मादा हार्मोन, तीसरा पाचक रस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रोजन जो है ये नर हार्मोन है, पुरुष में पाए जाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 76 का ए। 76 का ए सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, माने मानव में जो होती है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पहला है एड्रीनल, दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा थायराइड, चौथा टेस्टिस। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और ये मटर के बराबर होता है, मटर का जो बीज होता है उतना बराबर ये ग्रंथि है, सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 77 के बी। 77 के बी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष का मैथुन अंग है। पुरुष जो होते हैं, जो मेल होते हैं, उनका सेक्स करने का मेन ऑर्गन, मेन अंग कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है प्रीपियूस, दूसरा ग्लांस, तीसरा वृषण, चौथा शिश्न। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा शिश्न, जिसको पेनिस बोलते हैं। ये क्या हो जाता है? मनुष्य का, मानव जो होता है उसका मैथुन अंग है, जो ऑप्शन डी पर है, शिश्न।
पेनिस कहिए इंग्लिश में या हिंदी में शिश्न कहिए। डी नंबर सही हो जाएगा, 78 का डी। 79 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहला होमोसेपियन, दूसरा होमोसेपियंस, तीसरा होमोसेपियन, तीसरा होमोसेपन। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, होमोसेपियंस। 79 का बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, बीज पत्र का क्या कार्य है? बीज पत्र का काम है बीज को पोषण प्रदान करना, बीज को पोषण प्रदान करना। तो ऑप्शन में ये नहीं है। पहला दिया है सुरक्षा, दूसरा दिया है खाद्य संग्रह, तीसरा प्रजनन और चौथा श्वसन। तो बीज पत्र जो होता है इसका काम है पोषण प्रदान करना, तो पोषण से रिलेटेड खाद्य संग्रह में हो सकता है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, खाद्य संग्रह। 80 के बी हो जाएगा। तो आपका ये जो सेंटअप एग्जामिनेशन, आपके जो स्कूल में एग्जाम हुए थे, परीक्षा हुए थे, ये साइंस का पेपर था जिसमें 80 के 80 ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन और आंसर के साथ आपको बता दिए। आशा करता हूं कि आप सब कुछ बढ़िया से समझे होंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो 80 ये क्वेश्चन आप बढ़िया से समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।